Well, dear students, during the last time we were discussing about the rules of preposition. Now we are going to start fourth lecture of preposition, and you should be remember that we have completed some important rules of preposition, and now we are going to discuss about the particular and important preposition under, below, down, since, for, of, beside, besides, to, towards, through, of, in spite of, due to, because of, for, etc. ये हमारे जो प्रीपोजिशन हैं, ये उन्हीं प्रीपोजिशन का एक पार्ट है जो हम पहले 3 लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं. We have declared that there are 36 kinds of preposition and all the preposition have different rules. आपको हमने ये पहले बताया था कि प्रीपोजिशन 36 हैं जो मोस्टली हमारे रीडिंग, राइटिंग एंड डिस्कशन में आते हैं. वैसे तो फ्रेजल भी हैं और भी हैं, लेकिन आप प्रत्येक कंपटीशन में देखोगे तो इनसे बाहर आपको कोई प्रीपोजिशन नहीं मिलेगा. आप उठा लीजिए कोई भी, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, या आपके कोई भी क्लास का बीए का कोर्स हो, इंटरमीडिएट हो, हाई स्कूल हो, मतलब बिगिनिंग टू एंड आप जाओगे तो आपको यही प्रीपोजिशन बार बार आपको आते जाएंगे. हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम आपको एक एक रेशा हर प्रीपोजिशन का रूल का बता रहे हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं. रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कंडीशन और सिचुएशन को समझना है. प्रीपोजिशन की थोड़ा सा दिमाग में रखना है. नियम ज़्यादा हैं लेकिन वो बहुत ईजी हैं. इंग्लिश ग्रामर बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा इतना ध्यान देना है कि उसके रूल्स ज़्यादा हैं. जब हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि एक सिस्टम में चलती है कि रूल्स एग्जाम्पल, रूल्स एग्जाम्पल, रूल्स एग्जाम्पल. आपको पहले रूल्स पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर उसका एग्जाम्पल लिया जाएगा, फिर रूल्स पढ़ाया जाएगा, एग्जाम. टोटल नियम, टोटल रूल्स इसी पर चलेंगे. अब देखो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, वो एक फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है, उस आधार पर बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं. एक चैप्टर में 4-10 जो भी फॉर्मूला होते हैं. लेकिन इंग्लिश में आप हर स्टेप पर फॉर्मूला की तरह ही एक रूल आएगा, रूल आफ्टर रूल, रूल आफ्टर रूल, एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल आता जाएगा. लेकिन बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में है रूल्स, लेकिन वो सब आसान है. आपको डाइजेस्ट करने हैं, दिमाग में च्यू एंड डाइजेस्ट करने हैं वो. क्योंकि आपको हमेशा स्टडी करते हुए एक बात नोट करनी है, जो इम्पोर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ. वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो स्टडी आप लोग करते हैं और सब लोग जो करते हैं, हम 3 प्रकार से करते हैं स्टडी को. एक तो करते हैं एट ए ग्लांस, एक थ्रो आउट करते हैं, और एक करते हैं च्यू एंड डाइजेस्ट. एट ए ग्लांस स्टडी का मतलब है सरसरी नज़र से देख रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं और इस पर जैसे एट ए ग्लांस देख रहे हैं, जिसको जो पेज देखना है, कॉमर्शियल देखना है, किसी को स्पोर्ट का देखना है, किसी को पॉलिटिकल देखना है, तो इस तरह से वो देखते हैं. तो वो हम इस पर्पज़ से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे कि उसका कोई हमारा नॉलेज में इंक्रीजमेंट होगा या हमारी नॉलेज डेवलप होगी. वो हमने मुख्य जो हमारे काम की चीज़ें पढ़ ली, तो वो एट ए ग्लांस स्टडी हो गई. एक थ्रू आउट स्टडी हो गई जो हम टाइम पास करने के लिए करते हैं. नोवेल पढ़ रहे हैं, कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कोई भी कहानी पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं, इस पर्पज़ से भी नहीं पढ़ रहे उनको कि ये याद करनी ज़रूरी है कोई हमारे कोर्स. लेकिन आपका सिलेबस, आपका कोर्स, उसकी जो स्टडी हो रही है वो होनी चाहिए च्यू एंड डाइजेस्ट. चबाओ पचाओ, च्यू एंड डाइजेस्ट होना चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, वो आपके कंठ में होनी चाहिए. ये कहावत है कि ज्ञान कंठे और दाम गंठे, इसको याद रखिए. जो ज्ञान आपके कंठ में वही आपका है, और जो पैसा आपकी गांठ में वही आपके हैं. चाहे वो कहीं कोई भी कितना भी पैसा कहीं हो, वो आपका नहीं है कि मेरे पास ये है. जो आपकी गांठ में वही काम आने वाला है. जो ज्ञान आपका कंठ में है वही काम आने वाला है.
किताबों में, लाइब्रेरी में न जाने कितनी अथाह किताब हैं, भंडार है नॉलेज का, कुआं है, अथाह सागर है, कितना भी लो उसमें से। लेकिन आपके कंठ में कितना है, वो कंठ में आपको रखना है, दिमाग में लिखना है। दिमाग में लिखिए सब नॉलेज को। तो डाउन, अंडर, बिलो, डाउन, तीनों का मीनिंग एक ही। अंडर के माने भी नीचे है, बिलो के माने भी नीचे है, और डाउन के माने भी नीचे है। लेकिन तीनों प्रीपोजिशन का अपना अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रयोग है। तो आप इन तीनों के नियम नोट कर लीजिए। इसका नियम है अंडर का है कि जब एक वस्तु ठीक दूसरी वस्तु के नीचे स्थिर हो, ठीक। बिलो का प्रयोग होगा जब एक वस्तु ठीक दूसरी वस्तु के नीचे गतिमान हो या स्थिर हो। वो एक ही बात है, कैसे है स्थिर है, तो इसका और इसका डिफरेंस है इन दोनों में। और डाउन जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से गति करके ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आए। तो अब देखिए अंडर का प्रयोग जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो, जैसे बिल्ली मेज के नीचे बैठी हुई है, गाय बरगद के नच के नीचे बैठी हुई है। द काउ इज सिटिंग अंडर द बनियन ट्री। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के दायरे में, एक निश्चित दायरे में उसके नीचे है, तो वहां पर अंडर का प्रयोग होगा। और बिलो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे गतिमान भी हो सकती है या 90 अंश के कोण पर एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक पोल है, उस पोल पर एक ट्रांसफार्मर है, उसके नीचे एक बोर्ड लगा है, तो वो जो बोर्ड उसके नीचे है, उस नीचे के माने बिलो होगा। कि ट्रांसफार्मर के नीचे एक बोर्ड लगा है, तो ए बोर्ड इज सिचुएटेड बिलो द ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के नीचे है, वह अंडर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वो उसके 90 अंश के कोण पर पैरेलल है। तो इस प्रकार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के 90 अंश के कोण पर स्थित है, तो वहाँ पर बिलो का प्रयोग होगा। जैसे तुम्हारे घुटने के नीचे चोट लगी है, तो घुटने के नीचे चोट लगी, वहाँ भी बिलो ही आएगा, वहाँ अंडर का प्रयोग नहीं होगा। तो ऐसे ही इसका डाउन का प्रयोग है जब ऊपर से नीचे गति करके कोई वस्तु आ रही है, जैसे सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं, पहाड़ी से नीचे आप चलकर आ रहे हैं, तो चलकर जब नीचे आएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वहाँ डाउन का प्रयोग होगा। तो अब तीनों के आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है जैसे द कैट इज सिटिंग, क्या लाओगे आप, अंडर लाओगे ना, तो यहां पर हो जाएगा अंडर द टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बिलो का। द रिवर इज फ्लोइंग बिलो द मार्क ऑफ डेंजर। और डाउन का हो जाएगा यू केम डाउन द बनियन ट्री। ये इन तीनों के एग्जाम्पल हो गए। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो और स्थिर हो, गतिमान, बिलो गतिमान हो, और डाउन ऊपर से नीचे गति करके आई हो। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद आने वाले हैं, वो देख लीजिए। आपका आएगा जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, तो उनसे पूर्व होगा बजे, घड़ी के बजे होंगे। घड़ी के बजे जैसे आपका आ रहा है यहाँ पर कि सिंस 2 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 8 o'clock, ये उसके हिसाब से भी आता जाएगा। 12 जितने भी घंटे हैं उन सभी में घड़ी के बजे के साथ भी सिंस आएगा। सातों दिन, नेम ऑफ 7 वीक से पूर्व भी सिंस मंडे, सिंस संडे, और ये सब उसी के साथ आएगा। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सिंस 10th मार्च, कोई डेट भी साथ आ रही है महीने के, तो वो भी डेफिनेट टाइम में ही जाएगी। उसके बाद कोई ईयर आ रहा है 1999, 2020,
90, 98, 2010, तो ये सब डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है और हमेशा जब भी सेंटेंस में आएंगे तो इनसे पूर्व आप सिंस का ही प्रयोग करोगे। दूसरा हमारा इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम में जो होगा वो एक अवधि होगी, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, फॉर 2 डेज। वहाँ दिनों के नाम नहीं होंगे, वहाँ दिनों की संख्या होगी। जैसे वहाँ आ रहा था, वहाँ घंटे आ रहे थे और उधर हमारे बजे आ रहे थे, सिंस 2 o'clock और 3 o'clock आ रहे थे, वहाँ 2 आवर्स 3 आवर्स आ रहे थे। उधर दिनों के नाम आ रहे थे, उधर दिनों की संख्या आ रही है, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, तो फॉर का प्रयोग होगा। उधर महीने आ रहे थे, मंथ के नेम आ रहे थे, नेम ऑफ मंथ थे, 12 महीने से पूर्व सेंस आता है, वहाँ फॉर 2 months 3 months, फॉर 2 week 3 week, फॉर 2 years, वहाँ ईयर का नाम था, वहाँ फॉर 2 years। तो ये देख लीजिए आपने, फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 week, फॉर 2 months, फॉर 2 years। जैसे अब सेंटेंस में आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल में हम लेते हैं इसको, तो इसका एग्जाम्पल ले लीजिए सिंस फॉर का। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सरला अपने पिताजी के साथ 2 माह से इस कस्बे में चाय का व्यापार कर रही थी। सरला 2 माह से इस कस्बे में चाय का व्यापार कर रही थी। तो सरला हैज़ बीन डीलिंग ऑफ टी विद हर पेरेंट्स in this town for 2 months। सरला अपने माता पिता के साथ इस कस्बे में 2 माह से चाय का व्यापार कर रही थी। तो 2 माह से, 2 वर्ष से, 2 सप्ताह से, ये सब इंडेफिनिट है और इससे पूर्व आपका फॉर प्रीपोजिशन यहाँ प्रयोग किया गया है। और एक ये भी बात याद रखिए कि डील के बाद, ये इंपॉर्टेंट बात है, डील के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है आपका। क्यों आता है? कि यदि सेंटेंस में व्यापार की वस्तु दी गई है तो डील के बाद ऑफ आएगा हमेशा। व्यापार की वस्तु दी गई है टी, तो डीलिंग ऑफ टी, डील के जैसे कुछ पर्टिकुलर शब्द है जिनको फॉलो करते हैं प्रीपोजिशन, वेट के बाद फॉर आता है, सरप्राइज के बाद एट आता है, तो वो एक लिस्ट हम बना लेंगे आगे। उन सभी इंपॉर्टेंट वर्ड को हम नोट कर लेंगे कि किस शब्द के बाद कौन सा प्रीपोजिशन फॉलो होता है। तो ये हमारा रहा फॉर का प्रयोग। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मिस्टर शर्मा 1999 से तुम्हारे विद्यालय में भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो मिस्टर शर्मा 1999 से तुम्हारे विद्यालय में भूगोल पढ़ा रहे हैं। मिस्टर शर्मा, नोट कर लीजिए इनको, मिस्टर शर्मा हैज़ बीन टीचिंग ज्योग्राफी तुम्हारे विद्यालय में, इन योर कॉलेज 1999 से, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना, तो क्या लाओगे आप? सिंस 1999। एग्जाम में इनकरेक्ट के लिए कर सकता है, करेक्शन सिंटेक्स में आएगा तो इनकरेक्ट में देखो कई बार दिया उसने, क्या करता है वो कि जैसे द वाटर हैज़ बीन बॉइलिंग और वहाँ कर देगा फ्रॉम मॉर्निंग। अभी वो बात आ गई, हम कह रहे थे कि से की अंग्रेजी भी फ्रॉम आती है, तो फ्रॉम आती है, तो यहाँ पर ये जो फ्रॉम आया है वो गलत है। तो करेक्ट है, जब हम इस सेंटेंस को करेंगे तो हम कर देंगे कि द वाटर हैज़ बीन बॉइलिंग, क्या लाओगे आप?
सिंस मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग नहीं कर सकते आप। तो ये हो गया हमारा सिंस और फॉर का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद हम सिंस फॉर के बाद ऑफ। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑफ। ऑफ के माने भी से है आपका, ऑफ के माने भी से है, फ्रॉम के बाद से है, वो भी बात आ गई। यहाँ ऑफ के माने से है। अब ऑफ के माने से है, जैसे आप देख लीजिए से कि जब कोई वस्तु गति करके अलग हो रही हो, हवा में गति करके अलग हो रही हो, जैसे मान लीजिए दीवार से बिल्ली मेज पर कूदी, भिखारी घोड़े से कूदा। तो जैसे द बेगर जम्प्स ऑफ द हॉर्स, गति के साथ अलग हो रहा है। गति के साथ यदि मान लीजिए ऊपर से नीचे आती है कोई वस्तु, या गति के साथ नीचे आती है या ऊपर हवा में जाती है। जैसे तुमने नाक से मच्छर उड़ाया, तुमने नाक से मच्छर उड़ाया, तो वहाँ भी चाहे वो गति करके ऊपर जाए या नीचे आए, तो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का ही प्रयोग करेंगे। उस अवस्था में भी ऑफ का प्रयोग करेंगे। यू फ्लेक्ट ए मॉस्किटो ऑफ नोज। तो जब ऊपर से गति करके नीचे आए या ऊपर से गति करके ऊपर जाए, उस कंडीशन में आप ऑफ का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट आते हैं ऑफ के बाद है हमारा बिसाइड, और बिसाइड्स आ जाता है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेयर में है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर है, मामूली सा अंतर है इन दोनों में, बिल्कुल न के बराबर अंतर है। क्या अंतर है? बस एस का अंतर है इन दोनों में। इसके माने होता है बराबर में और इसके माने होता है के अतिरिक्त। एग्जाम में क्या करेगा? बिसाइड की जगह बिसाइड्स कर देगा, बिसाइड्स की जगह बिसाइड कर देगा, वो दोनों में परिवर्तन कर देगा वो। तो एक तो ये तो मोटी सी बात हो गई कि एग्जाम में मिल रहा है भाई बिसाइड आया तो बिसाइड्स कर देना है, बिसाइड्स आया तो लेकिन आपको भी जानकारी होनी चाहिए, नियम पता होना चाहिए कि बिसाइड कब आएगा, बिसाइड्स कब आएगा। बिसाइड आएगा जब दो वस्तुएं बराबर में होंगी, एक वस्तु यहाँ एक यहाँ है, ये दोनों बराबर में, तुम मेरे पास बैठे हुए हो, तो वहाँ बिसाइड आएगा। यदि बिसाइड्स लिखता है तो वो गलत है। ये क्या करोगे आप? यहाँ बिसाइड करोगे। तुमने किताबों के अतिरिक्त कलम खरीदे, तुमने किताबों के अतिरिक्त कलम खरीदे, तो एक के अतिरिक्त दूसरी वस्तु है तो वहाँ पर बिसाइड्स लाओगे। जैसे दोनों के एग्जाम्पल लिख लीजिए कि यू आर सिटिंग, अब क्या लाना है पता है आपको? बिसाइड मी। यू बॉट ए बुक बिसाइड्स ए पेन। बस इतनी सी बात है। यहाँ बिसाइड का प्रयोग हुआ है, यहाँ बिसाइड्स का प्रयोग हुआ है। सेंस समझ लीजिए, सेंटेंस का सेंस समझ लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप इसका प्रयोग कर लीजिए। जैसा सेंस है, बराबर में एक वस्तु दूसरे वस्तु के है तो वहाँ बिसाइड आएगा, और जब एक के अतिरिक्त है तो बिसाइड्स आएगा। अब नेक्स्ट आते हैं बिसाइड, बिसाइड्स के बाद आते हैं हम टू और टुवार्ड्स पर आते हैं। एक ही जैसे हैं, टू और टुवार्ड्स में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, गति के लिए हैं दोनों, ये नोट कर लीजिए बस। टू और टुवार्ड्स जब आपके सेंटेंस में, जब सेंटेंस में क्या हो रहा है? जब सेंटेंस में गति हो, गति हो, आने का कार्य हो, ये जाने का कार्य। यू गो टू स्कूल, यू कम टू स्कूल। यदि किसी लक्ष्य बिंदु की ओर जा रहे हैं तो टुवार्ड्स ले आइए, गति के साथ आ जा रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं है तो टू ले आइए। यू गो टू स्कूल, यू कम टू स्कूल। और लक्ष्य निर्धारित कर दिया, जैसे एक अंधा व्यक्ति मंदिर की ओर जा रहा था। एग्जाम्पल लें हम यहाँ पर कि एक अंधा व्यक्ति मंदिर की ओर जा रहा था, तो जैसे ए ब्लाइंड beggar was going towards the temple. You go to school, you come to school। बस गति के लिए इतना याद रखिए इन दोनों में, टू का गति के लिए, टुवार्ड्स का भी गति के लिए, ये लक्ष्य निर्धारित है।
टू की जगह ट्वार्स भी, ट्वार्स की जगह टू ला सकते हैं हम, लेकिन टू की जगह ट्वार्स प्रयोग नहीं करेंगे। जब की ओर कोई संकेत होगा किसी लक्ष्य की ओर तभी आप ट्वार्स का प्रयोग करोगे, लेकिन टू का दोनों ही कंडीशन में होगा। ए ब्लाइंड मैन इज गोइंग टू टेम्पल या ए ब्लाइंड मैन वाज गोइंग टू टुवर्ड्स द टेम्पल कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा थ्रो। थ्रो के माने भी से ही है, थ्रो इसके माने भी से है, हवा में गति करके वस्तु को फेंकना। नोट कर लीजिए, अब गति करके आप हवा में किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको किसका प्रयोग करना है? थ्रो का करना है। और थ्रो वर्ड का प्रयोग आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जैसे आप क्रिकेट में जब हो रहा होता है तो उसमें थ्रो का प्रयोग आप कमेंट्री में सुनते होंगे। जब कोई भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और वो भीड़ पथराव कर रही है, किसी बस के ऊपर पथराव कर रही है, कोई वस्तु फेंक रहे हैं। जैसे मान लीजिए तुमने खिड़की से थैला फेंका, तुमने खिड़की से थैला फेंका, यू थ्रू ए बैग, क्या है आपका प्रीपोजिशन? थ्रो द विंडो। बात समझ में आ रही है ना? थ्रो द विंडो समझते जाइए, भले हम ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन बहुत छोटी बातें हैं, ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आ जाएंगी। तो से की अंग्रेजी है ये पहले भी बता दिया हमने, बहुत सारी हैं से की अंग्रेजी, लेकिन हर कंडीशन में आप देख रहे हो सबके अलग अलग प्रयोग है। यू थ्रू बैग थ्रू द विंडो, तो वहाँ पर थ्रो का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आते इसके बाद ऑफ। ऑफ सीधी सी बात है, का की के इनएनिमेट। इनएनिमेट तो जानते हैं आप, निर्जीव। तो निर्जीव वस्तु के साथ पजेसिव है ये, वैसे पजेसिव है ये, तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग होगा निर्जीव वस्तु के साथ। जैसे किताब के पन्ने, तो पेजेज ऑफ बुक। कुर्सी की टांग, लेग ऑफ चेयर। आप चेयर सेलेक्ट नहीं कर सकते, चेयर सेलेक्ट करोगे तो ये आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि एपस्ट्रोफी एस का प्रयोग कभी भी एनिमेट वस्तु के साथ नहीं करते हैं। ये पंक्चुएशन जब आएंगे, वो टॉपिक आएगा, तब हम इस बात को पंक्चुएशन में बिल्कुल क्लियर करेंगे, कहाँ एपस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, कहाँ एस एपस्ट्रोफी का प्रयोग होगा, कहाँ एपस्ट्रोफी का ही केवल प्रयोग होगा का की के शब्दों के लिए, और कहाँ ऑफ का प्रयोग होगा। इनमें क्या अंतर है? क्योंकि एपस्ट्रोफी एस के माने भी का की के हैं, एस एपस्ट्रोफी के माने भी का की के हैं, और ओनली एपस्ट्रोफी के माने भी का की के हैं, और ऑफ के माने भी का की के हैं। लेकिन इन सब के प्रयोग बड़े इंपॉर्टेंट है और सबके बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये हम उस टॉपिक में जब पंक्चुएशन का आएगा तब करेंगे। अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं किसका? प्रीपोजिशन का टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। तो लगभग हमारे बहुत सारे प्रीपोजिशन हो लिए, जो 36 हम बात कर रहे थे, अब वो पूरे होने जा रहे हैं हमारे 36। तो नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन आता है। तो इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन, इन स्पाइट जो, तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है अब हमारा इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, ये दो एंटी सेंस, सेंटेंस में जब दो एंटी सेंस होंगे, जो विपरीत भाव होंगे, वहाँ पर आप इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, और आप इसको एक कंजक्शन के रूप में भी आगे पढ़ोगे। नेक्स्ट जब हम जीरंड पर आएंगे तो वहाँ एक गवर्न बाय द प्रीपोजिशन रूल आएगा, और उस रूल में आपको ये एंटी सेंस के रूप में बड़ा इंपॉर्टेंट नियम होगा, वहाँ पर वह इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग किया गया होगा। इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग होगा जब दो आपस में जस्ट अपोजिट आइडिया आ रहे हैं एक सेंटेंस में। जैसे चोरी करने के बावजूद तुमको दंडित नहीं किया गया, चोरी करने के बावजूद तुमको दंडित नहीं किया गया, तो तुमने चोरी की, तुमको दंडित नहीं किया गया, मतलब जस्ट अपोजिट आइडिया है। सरला ने कठिन परिश्रम किया, वह अपनी बोर्ड परीक्षा में सफल हो गई। मीन्स कठिन परिश्रम करने के बावजूद सरला अपनी बोर्ड परीक्षा में सफल हो गई। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड सरला फेल्ड इन हर एग्जाम्स। इन स्पाइट ऑफ कमिटिंग थेफ्ट
यू वर नॉट पुनिश्ड। तो दो एंटीसेंस आएंगे, उस कंडीशन में आपको इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करना होगा। और देखिए एक बात नोट कर लीजिए कि इन स्पाइट ऑफ, ये जो ऑफ लगा है इसके पीछे, ये इसको साइलेंट करेगा इन करेक्शन में। आपको इनकरेक्ट जब सेंटेंस देता है तो मोस्टली ये हमें देखने को मिलता है एग्जाम में या किसी करेक्शन में कि इन स्पाइट ही लिख देता है या स्पाइट ऑफ लिख देता है। ये फ्रेज है एक तरह से, पूरा याद रखिए आप, इन स्पाइट ऑफ ही आएगा। और नेक्स्ट है हमारा इन स्पाइट ऑफ के बाद है ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, फॉर। ये ठीक इसका उल्टा है। तो पहले तो एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ का एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। जैसे इन स्पाइट ऑफ कमिटिंग थेफ्ट सरला वॉज नॉट पुनिश्ड। बात समझ गए होंगे। इन स्पाइट ऑफ कमिटिंग थेफ्ट, चोरी करने के बावजूद सरला को दंडित नहीं किया गया। एंटीसेंस है। अब आप देखिए ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, फॉर, ये तीनों एक ही हैं। आप कहोगे कि ये तीन किस तरह से ले लिए। यहाँ फॉर के माने भी ने के कारण ही है, या के लिए नहीं है, मैं नहीं है, सिंस फॉर के उसमें परपेच में नहीं है। ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, फॉर, यहाँ तीनों के माने आप समझिए ने के कारण ही है। ये भी एक गवर्न बाय द प्रीपोजिशन के नियम में जाएगा जीरण जब पढ़ोगे, इसलिए हम यहाँ इसका रेफरेंस दे रहे हैं। और आप इसको ध्यान से समझ लीजिए कि इसका भी प्रयोग ड्यू टू का, बिकॉज ऑफ का, फॉर का ने के कारण के लिए होगा। और कब होगा? जब दो सेंटेंस, दो समान भाव वाले सेंटेंस एक साथ आ रहे होंगे। जब अब इसका ठीक उल्टा है, जैसे आप समझ रहे थे अभी एंटी सेंस का, इसका सेम सेंस का है कि चोरी करने के बावजूद तुमको दंडित नहीं किया गया। और यहाँ हम कर दें कि चोरी करने के कारण तुमको दंडित किया गया। तो आपने चोरी की, आपको दंडित किया गया, तो समान भाव हो गया। सरला ने कठिन परिश्रम किया, उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ड्यू टू वर्किंग हार्ड, सरला गॉट फर्स्ट पोजीशन। अब ड्यू टू ले आइए, बिकॉज ऑफ ले आइए, फॉर ले आइए, तीनों एक ही कैटेगरी के प्रीपोजिशन हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ड्यू टू वर्किंग हार्ड, सरला गॉट गुड मार्क्स। ठीक, कठिन परिश्रम करने के कारण सरला ने अच्छे अंक प्राप्त किए। ये हमारे हो गए कितने प्रीपोजिशन? 36 हो गए। हमने 4 लेक्चर में पूरे कर लिए। सबके आपने देखा, अलग अलग सबके रूल हमने पढ़े हैं। एट से शुरू किया हमने, एट प्रीपोजिशन पढ़ा, ऑन पढ़ा, अपॉन पढ़ा, फिर ओवर, एबव, इन, इनटू, बिटवीन, एमोंग, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, बिहाइंड, आफ्टर, एलोंग, सिंस, फॉर, अगेंस्ट, और बाकी ये लिख ही रहे हैं, आप देख रहे हो। ये सब प्रीपोजिशन 36 जो मोस्टली आपके एग्जाम में हैं, आपके कंपटीशन में हैं, उनमें पूछे जाते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे शब्द हैं जो निश्चित प्रीपोजिशन को फॉलो करेंगे। वहाँ नियम को आपको ध्यान ही नहीं देना है। आपको जो ज़्यादा है, ऐसे तो कम से कम मीनिंग हमारे 300-400 हैं जिनको निश्चित फॉलो करेंगे। वो आपको किसी किताब से, कोई भी जो आपको पसंद हो उस किताब में से आप उनको कर लीजिए। लेकिन जो कॉमनली हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं उनको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, क्योंकि एक हम बड़ा इम्पोर्टेंट इसका एक प्रीपोजिशन का मॉडल बनाने जा रहे हैं। हम एक प्रीपोजिशन का आपको एक ऐसा मॉडल बना के देंगे जिसमें आपके 20 से 25 प्रीपोजिशन, आपको नियम नहीं पढ़ना पड़ेगा। और उसको एक छोटा बच्चा से भी लेकर के बड़ा स्टूडेंट भी उसे बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकता है। तो एक हाउस ऑफ प्रीपोजिशन मॉडल हम आपको बना के दिखाएंगे और उसका प्रयोग करके दिखाएंगे कि आप बिना नियम याद किए भी प्रीपोजिशन को ठीक तरह से अपने दिमाग में डाइजेस्ट कैसे कर लोगे। तो वो हम अपने अगले उस लेक्चर में पूरा करेंगे या उस मॉडल में बताएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये कोई पर्पज़ नहीं है कि मैं कोई आपको इन चीज़ों को किसी उसके इकोनॉमिकली उसके इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि सभी जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो मेरे पास नॉलेज है मैं उसको शेयर कर सकूँ। और ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर्स, 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग स्टूडेंट, चाहे वो कंपटीशन के हों और आपके 10th क्लास से लेकर के MA क्लास तक के सभी स्टूडेंट 20 ईयर्स से मुझसे पढ़ते आए हैं। तो मैंने हर क्षेत्र में, चाहे लिटरेचर हो उसका,
सबको बड़े अच्छे ढंग से मैंने वो किया है। तो अब मैं ये शुरू किया है कि मैं भैया अब कुछ अपना स्टूडेंट को जो मुझसे मिल सके वो मैं उनको शेयर कर सकूँ अपनी नॉलेज, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरी स्टार्टिंग ही अभी मैंने किया है, 2-4 ये आपको दे रहा हूँ। धीरे धीरे फिर मैं इसको और प्योरीफाइड करके एक अच्छे नए मॉडल में आपको मैं एक एक चीज़ ग्रामर की पढ़ाता जाऊँगा। आपको कोई भी दिक्कत किसी की भी ग्रामर के क्षेत्र में नहीं होगी। धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, डे एंड नाइट तपस्या करिए, और तपस्या का फल आप जानते कैसे होता है। ये भी पढ़ाई सबसे बड़ी तपस्या आज के समय में, समझ लीजिए आप, यही तपस्या है। हम बहुत फिजिकली वर्क पूरे गर्मी में सर्दी में कर सकते हैं 12 घंटे, लेकिन पढ़ाई 1 घंटे भी करना बड़ा मुश्किल है। आपको बड़े आराम से बिठाल करके पढ़ाया जाए तो आप नहीं कर पाए। इसलिए समझ लीजिए ये कठोर तपस्या है। 4 साल तपस्या कर लीजिए, जो भी फील्ड चुनना चाहते चुन लीजिए, और 4 साल के बाद कितनी साल को आपको रिलैक्स मिलने वाला है? थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। जब तक जियोगे, मौज से रहोगे, हर सपने पूरे करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।